उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस में कैरेक्टर वाइज कोई अंतर तो रहा नहीं। यहाँ का जो एक बड़ा खानदान था, बहुगुणा खानदान, उसको भाजपा ने समेटा। अब एक खंडूड़ी खानदान है, तो भाई एक भी क्यों रहा है, इनको भी ले आओ, इधर ही ले आओ। जो भाजपा है, भाजपा के अंदर कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर भाजपा है। ये उत्तराखंड में जो नेता आता है एक्चुअली वो बहुत ज्यादा भूखा है यार यहाँ पर। मैं तो ये मानता हूँ कि इनके बड़े बड़े पेट हैं और जो बचा हुआ भेजे वहां बांदर गुणी सब है। बंदर पहुंच गया, सुअर पहुंच गया, जाओ भाई जाओ जाओ जाओ, खदड़ो इनको यहाँ से, फाड़ इनको। बढ़िया कदक खेलू के कई वर्जन तैयार हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। या भू कानून को लेके है। ये जो हलचल दिख रही है, ये क्या कहीं कहीं कन्वर्ट होगी या और अगर ये ऊर्जा का विस्फोट होगा तो फिर तो उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही नहीं बचना चाहिए। तो गांव गांव में कीर्तन मंडलियां बन गई हैं, वही वो गा रहे हैं कि राम जी आएंगे वाले। अच्छा, खूब चल रहा है, ढोलक बज रही है। पहाड़ी प्रांतों के लोग जो सचिवालयों में बैठे हुए हैं वो प्रभावशाली है। उत्तराखंड द्रोही मानता हूँ मैं उनको, त्रिवेंद्र सिंह जी को, माफ करें त्रिवेंद्र सिंह जी हमको। मोहित टिमरी और वगैरह उनका जो एक्सपेरिमेंट था ये दून वाली रैली का, उसने यार बड़ी उम्मीद जगाई। उस दिन मैं बहुत उत्साहित था। और मार दिया तुमने हम यार, यहाँ उत्तराखंड को अधमरा कर दिया। ऐसा किस क्या कुकर्म कर दिया हम लोगों ने। सारे देवी देवता यार, उन देवी देवताओं के नाम पर तुम हमको मार दे रहे हो यार। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में बड़ी पॉलिटिकल हलचल है, बड़ी गहमा-गहमी है और हर हफ्ते मैं एक स्पेशल गेस्ट के साथ उस पे चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं। श्री दिनेश जुयाल हैं, संपादक रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान में, अमर उजाला में संपादक रहे हैं। उत्तराखंड को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं और हम जो जो है पत्रकारिता की थोड़ी बहुत जो समझ हासिल कर पाए हैं श्री जुयाल जी के नेतृत्व में हम जो है कुछ सीख पाए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर गेस्ट जो है कोई नहीं हो सकता इस जो सिनेरियो जो चल रहा है उत्तराखंड में। तो अ, जुयाल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनु। मैं खबरें देख रहा था कि खंडूड़ी साहब के बेटे जो हैं अ, कांग्रेस को बाय-बाय करते हुए बीजेपी में निकल लिए। ये क्या क्या चल रहा है ये सब उत्तराखंड में? मनु आप एक्चुअली उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस में कैरेक्टर वाइज कोई अंतर तो रहा नहीं। जो भाजपा है, भाजपा के अंदर कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर भाजपा है। कभी कांग्रेस आधी टूट के उधर चली जाती है, फिर उधर से कुछ इधर लपकते हैं, फिर उधर जाने को तैयार हो, ये सिलसिला चलता रहता है। बात मनीष खंडूड़ी जी की है, तो मनीष खंडूड़ी जी का अपना कोई अलग से कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा वजूद तो था नहीं। वो उनका वजूद है अपने पिता से। वो मेजर जनरल खंडूड़ी जी के बेटे हैं, जो कि यहाँ के 2 बार सीएम रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं। उनका बड़ा कद रहा है राजनीति, उत्तराखंड की राजनीति में। तो उस उनकी वजह से उनको कांग्रेस ने लिया और उनके शिष्य से ही उनकी भिड़ंत पौड़ी में हुई और मेरे ख्याल से बहुत बुरी हार उनकी हुई थी। तीरथ सिंह रावत ने उनको बहुत बुरी तरह से पराजित किया। तो इस समय स्थिति ये थी उनकी कि न तो उनको कांग्रेस टिकट के दावेदार के रूप में देख पा रही कि यार इनको टिकट देके भी करेंगे क्या, ये जीतने वाले तो है नहीं। एक स्थिति लेकिन उनकी सुना ये है थी। कि दूसरा पौड़ी पैनल में शायद उनका नाम था, पैनल में ऐसा मैंने सुना कि उम्मीदवारों के नहीं, पैनल में पैनल तो में क्या कई नाम होते हैं, पैनल में तो नाम जाएंगे क्योंकि एक बार लड़ चुके हैं। लेकिन जो अंदर अंदर खाने चर्चा ये थी कि यार खंडू जी को लड़ाएंगे, लेकिन ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी है उनको लड़ाना, क्योंकि इस बीच उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि जो उनको याद किया जाए। उनकी बहन ने अपना कद बढ़ाया और लेकिन इधर वो बहुत ऐसे बहुत ज्यादा सक्रिय भी नहीं थे। तो कांग्रेस में भी उनके लिए ऐसे कुछ जगह नहीं थी। और दूसरी बड़ी बात ये थी वो है पौड़ी में, कि पौड़ी में जो कांग्रेस का जो काडर है, कार्यकर्ता है, वो बहुत बिखर चुका है। कांग्रेस का संगठन भी बहुत कमजोर स्थिति में था और खासकर खंडूड़ी के साथ तो वो जुड़ा नहीं था, मनीष खंडूड़ी के साथ तो जुड़ा हुआ नहीं था उस तरह से। अब जितने वोट आए हैं जो उस दौर में, उस हिसाब से था, लेकिन इस तरह नहीं था कि भाई
विनेबिलिटी वाला जो जहाँ तक सवाल था, खंडू जी उस तरह से नहीं थे। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ जो खानदानी राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति, पहले भाजपा का ये है कि उनको एक चुनाव से पहले एक बनाया जाता है, औरा बनाया जाता है कि आभा मंडल जरा वो किया जाए, तो ठीक है, उनने पहले वो यहाँ का जो एक बड़ा खानदान था, बहुगुणा खानदान, उसको भाजपा ने समेटा। अब एक खंडूड़ी खानदान है, तो भाई एक भी क्यों रहा, इनको भी ले आओ, इधर ही ले आओ। तो भाजपा का अपना ये है कि चलो भाई, सारे परिवार इधर ही आ जाओ। परिवारों की राजनीति की बात तो करते हैं मोदी जी, लेकिन उनको परिवारों से बड़ा मोह है। उधर राज परिवार है, उधर खंडूड़ी परिवार है, इधर बहुगुणा परिवार है, तो परिवारों से भाजपा को बड़ा मोह है। तो उनको ये परिवार चाहिए था, पूरी तरह समग्र रूप से परिवार हमारे पास है। तो भाजपा में इच्छा थी, मैं भट्ट जी उनके लिए कह चुके थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि भाई अगर आएंगे तो उनके लिए द्वार खुले। तो उन्होंने खोले हैं तो चलो घुस जाते हैं। अब बैठना है ठंडे बस्ते में, वहां बैठो चाहे यहाँ बैठो, और यहाँ बैठे कभी ना कभी कुछ तो हो ही जाएगा फिर। क्या इससे ये नहीं लगता कि जो बीजेपी जो नेशनल लेवल पे परिवारवाद के खिलाफ जो झंडा उठाए हुए मोदी साहब, उसकी हवा नहीं निकलेगी उत्तराखंड में, मतलब उस नारे की या उस दावे की जो कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। ये बीजेपी, खासकर बीजेपी, मोदी जी वाली बीजेपी का जो हाल है, परिवारवाद कहाँ टिकता है। संसद में जवाब मिल चुका उनको, सड़क पे भी जवाब मिल रहा है, और हम और आप देख रहे हैं कि परिवारवाद से उनका क्या मतलब। उनके परिवार की नई नई व्याख्याएं पर हो रही हैं। उनके परिवार में किस किस तरह के हीरे हैं, ब्रजभूषण शरण से लेकर के, और उन्नाव वाले श्रीमान जी से लेकर के, और दूसरे रावत जी से लेकर तमाम। तो उनके परिवार की नई तरह से नई नई व्याख्या हम लोग आजकल सुन रहे हैं, क्योंकि थोड़ा कांग्रेस का आईटी सेल भी अपने लगा हुआ है, लग गया है मेहनत करने में, और इधर थोड़ा ताकत मिली है भारत जोड़ो अभियान से, तो इधर भी थोड़ा ऊर्जा तो आई है। लेकिन उत्तराखंड की जहां तक बात है, उत्तराखंड में ऐसी किसी ऊर्जा का संचार मुझे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ कांग्रेस को गड्ढे में डुबोने वाले लोग मौजूद हैं। कांग्रेस को कांग्रेसियों ने ही खत्म किया है, अभी भी वो लगे हुए हैं उस कार्यक्रम में। तो इस तरह से भाजपा के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती उत्तराखंड में नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। होने को बहुत कुछ हो सकता है अभी भी, बशर्ते कांग्रेस का कुनबा थोड़ा ठीक-ठाक सा हो। तो भाजपा का ये जो चुनावी हथियार है, भाजपा परिवारवाद, वो मुझे लगता नहीं कि उसका कोई कोई मायने नहीं है। और वो तो कुछ भी बोलने में माहिर हैं, नैरेटिव गढ़ने में माहिर हैं। तो तो वो, लेकिन वो नैरेटिव बन खंडूड़ी नहीं रहा, बन। तो जो खंडूड़ी परिवार है या बहुगुणा परिवार है, मतलब तो ये राजनीतिक लाभार्थी हुए, मतलब आप मनीष खंडूड़ी हुए, ऋतु खंडूड़ी हुई, या विजय बहुगुणा जी है, या उनके नीचे जो साकेत, उनके जो नीचे परिवार है, तो ये राजनीतिक लाभार्थी हुए, इनका कोई जमीन में मतलब इतना असर हुआ नहीं है नहीं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं? जी, मतलब बिल्कुल ये हर तरह के लाभार्थी हैं, राजनीतिक लाभार्थी तो वही हैं। अब बहुगुणा जी का के बेटे साहब यहाँ के सीएम बने, बड़ा नाम कमाया उन्होंने आपदा के समय। अब नाम कमाया बोल रहा हूँ मैं, है जी, कि कैसे उन्होंने आपदा हैंडल किया, क्या-क्या उन पे आरोप लगे, तो वो उस लिए आए। रीता जी की कहानी दूसरी है, इनकी कहानी दूसरी है। बहुगुणा, ये विजय बहुगुणा जी के पुत्रों की कहानियाँ हैं। तो उस तरह की चीज़ें, उत्तराखंड में जो नेता आता है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा भूखा है यार यहाँ पर। मैं तो ये मानता हूँ कि इनके बड़े-बड़े पेट हैं, और इतनी इतनी हवस है पैसे के लिए कि चाहे वो दोनों पार्टियों में। अब देखिए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि बरेली का एक माफिया है। जब हम बरेली में थे तो वो उनका हिस्ट्री शीट देखते थे, भू-माफिया भी हैं, वो उनका मर्डर के केस ये। वो हमारे उत्तराखंड में घुस गए, रिश्ता बना जोड़ लिया उनने, और कांग्रेस हो या भाजपा, हर सरकार में उनकी एक सीट पक्की है, एक मंत्री पद उनका पक्का है। जी। तो अब वो भाई ऐसे तो नहीं, वो कृपा बरसाते हैं इसलिए उनको 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 एक्कोमोडेट किया जाता है, और करते हैं, सब करते हैं। यहाँ जितने भी बड़े नाम हैं राजनीति में, वो कर क्या रहे हैं? हर एक के पीछे कहीं ये घोटाला, वो घोटाला, सब घोटाले घोटाले चिपके पड़े हैं। और किसी का कॉलेज है, किसी की यूनिवर्सिटी है, पेट्रोल पे अला है, फला है, प्रॉपर्टीज के मामले में अभी बेचारे नए-नए गणेश जोशी जी का नाम आया है। कह रहे साहब, एक श्रीमान जी ने वो आरटीआई कार्यकर्ता है, वकील साहब, उनने जो है उनका चिट्ठा सामने रखा है। बताया साहब 9 करोड़ रुपए अर्जित कर लिए। मैं कहाँ से कर लिए? इक्का-दुक्का नेताओं को छोड़ दीजिए, तो बाकी यहाँ पर धनार्जन जम के कर रहे हैं। वो जी, जी।
और उनने अपने पाले हुए हैं लोग बाग। ज्यादातर लोग जो पाले हुए वो यहाँ के भी नहीं है, जो उनका उनका धन संग्रह करने वाले हैं। तो जो कद्दावर कहे जाने वाले नेता हैं, सबका एक ही हाल है। तो यहाँ पर लाभार्थी ही लाभार्थी है। राजनीति में जो भी आता है लाभ के लिए आता है, धन लाभ, उनका कद बढ़े, मंत्री बने, महान बने, तो वही सब है। यशस्वी, माननीय नाम तो उनको मिल ही जाते हैं, तो वो बन ही रहे हैं। अब तो धाकड़, धुरंधर, पता नहीं क्या-क्या बड़े नए-नए नाम गढ़े जाते हैं उनके आगे और उनका महिमंडन किया जाता है। और हमारी आपकी बिरादरी के लोग बाग उनको महान बनाते हैं। हम देखते हैं, हँसते हैं कि साहब ये कितने तो महान लोग हैं। तो कुछ बदलाव के कुछ लगता है ज़मीनी लेवल पे आपको, आप वहाँ रह रहे हैं, तमाम चीज़ें आप लोगों से इंटरैक्ट होते हैं। कुछ लगता है आपको कि गुस्सा तो देखिए दिखता है कि भाई अपने लीडरशिप को लेके, अपने नेताओं को लेके, अपने मंत्री विधायकों को लेके। लेकिन वो जब कन्वर्ट करने की नौबत आती है कि उस गुस्से को चैनलाइज़ किया जाए, वो दिखा नहीं है। क्या कुछ ऐसे आप उम्मीद दिखती है आपको कि इस गुस्से का जो है कहीं कुछ निकलेगा, कुछ चैनलाइज़ होगा ये? मनु देखिए गुंजाइश तो हमेशा से रही है और ठीक है उत्तराखंड पूरा भाजपामय है, ये सत्य है। अगर अगर आप ग्राउंड घूमते हैं आप, पाँचों सीटों पे आप घूम लीजिए तो आपको ऐसा कुछ महसास होगा कि भाजपा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इनका प्रचार तंत्र बड़ा स्ट्रॉन्ग है, नैरेटिव गढ़ने में माहिर हैं। लेकिन और ये बात सच है कि जितना देश में अन्यत्र हो रहा है, इवन उत्तर प्रदेश में जो लहर दिखाई दे रही है, जो बिहार में तो इस समय सबसे जबरदस्त दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि उलट ही जाएगा। तो ऐसे ही और राज्यों में हो रहा है। लेकिन ऐसा दिख तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी रहा था, चीजें बदल बदल जाती हैं इलेक्शन होते-होते। ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट भी एक बड़ी चीज़ है और उसका हुनर जो है वो मोदी जी की पार्टी को आता है, उनके उनके संगठन को आता है। लेकिन हाँ, चेंज की संभावना ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। अगर कांग्रेस चाहे, तो हरिद्वार एक ऐसी सीट है, जहाँ पर कांग्रेस बहुत अच्छे ढंग से लड़ के और उसको वापस ले सकती है। संभावना है वहाँ। इवन पौड़ी में अगर कांग्रेस ठीक से लड़ जाए, तो तो पौड़ी सीट भी ऐसी नहीं है कि आप वहाँ पर पौड़ी दम न दिखा सकें। पौड़ी में अ, ऐसी चर्चाएँ हैं कि शायद जो सिटिंग एमपी हैं तीरथ सिंह रावत वो तीरथ सिंह जी रहेंगे। मतलब उनको हम मेरे ख्याल उनको से शायद तीरथ सिंह जी के भी रखेंगे, उनके बहुत सारे नाम वहाँ पर आ रहे हैं, महाराज जी भी चाह रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हो सकता है आखिर तीरथ सिंह जी को ही वो दें। तो अब तीरथ सिंह के साथ दूसरे फैक्टर भी जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा होता है, तो गणेश गोजाल और उनके अगेंस्ट होते हैं, तो गणेश गोजाल ने कुछ काम तो किया है। वो कुछ काम करते हुए दिखा रहा है, थोड़ी पोटेंशियल बनता है। अगर देश में एक लहर बनती है, ये राम मंदिर फैक्टर अगर माइनस होता है, मोदी फैक्टर थोड़ा-सा माइनस होता है, जैसे कि कांग्रेस प्रयास कर रही है, क्योंकि चुनाव में अंत तक माहौल बनता ही रहता है, बनता बिगड़ता रहता है, तो अगर उसका इम्पैक्ट है तो एक चांस वहाँ पर है। एक और सीट है नैनीताल सीट, इसमें जो ग्राउंड है, ग्राउंड ज़ीरो पे जो चीज़ें हैं वहाँ पर दलितों की, सिखों की और कुछ जो काम किया हुआ इंदिरा हृदय जी का उस लेवल की चीजें हैं, मुस्लिम सीट अल्पसंख्यक हैं, उस सीट पर भी गुंजाइश है। यहाँ पर यशपाल आर्य को ठीक से लड़ाया गया, तो बहुत अच्छा लड़ सकते हैं। अब अगर अगर लेकिन आप मैंने सुना था कि यशपाल आर्य जो है इच्छुक ही नहीं है लड़ने के, ऐसा खबरें आई थी कि वो बहुत अनिच्छुक से दिखे हैं, ऐसा प्रतीत हुआ है हमें। हाँ, उनको उनको अल्मोड़ा भी ऑफर किया की बात हुई थी, तो वहाँ अनुचित है। अब उन्होंने नैनीताल के लिए भी कह दिया, तो पर उनको भी पता है कि कांग्रेस के पास कोई बहुत चेहरे तो है नहीं। अल्टीमेटली तो फिर मुझे ही करेंगे, तो लेकिन वो पहले वो वहाँ काम काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो सॉरी, तो मुझे लगता है कि यशपाल आर्य उनकी अल्टीमेट चॉइस होंगे वहाँ के लिए और वो लड़ सकते हैं। उस सीट पर तो ठीक-ठाक लड़ जो सकते अब हैं। बीजेपी ने जो अभी 3 सीटें घोषित की हैं उनको लेके तो मतलब लोग बड़े चौंक रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग भी नहीं थे वो अपनी सीटों पे वो सांसद सांसद के तौर पे। खासकर टिहरी वाली सीट देख लीजिए उसको लेके तो बड़ा मतलब ये राजतंत्र चल रहा है लोकतंत्र के जामे में। तो ये कैसे बीजेपी को लग रहा है कि ये उत्तराखंड तो आसान है मतलब किसी को भी लड़ा दो ये जीत ही जाएँगे? देखिए भारत का जो मन है, भारत के जो जनमानस है, वो अभी भी हम लोग राजतंत्र में ही जी रहे हैं मन। हमारी मानसिकता वही है।
और ये तो बोलंदा बद्री वाला टिहरी है कि भाई तो बोलने वाले बद्रीनाथ जी हैं, ये वाला ये जो है। अब वो सब हम सब चीजें भूल जाते हैं। तेरी रियासत के जो जुल्म है उनको भूल जाते हैं, है ना? तो अंग्रेजों से कम जुल्म नहीं किए थे, ज्यादा ही जुल्म किए थे तेरी के राजा ने। और उसके बाद ये राजघराने ने कैसे राज किया ये भी हम देख रहे हैं। अभी जो महारानी जी जो चुनाव लड़ती हैं, उनके दर्शन दुर्लभ है, कहाँ है वो? पिछली बार भी कहा था वो तो दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी उनको टिकट दिया। इस बार भी कहा वो दिखती नहीं है, फिर भी उनको टिकट दिया। तो ये लोग ये मान के चल रही है भाजपा की लोगों का, तो बस वो तो राजतंत्र में यकीन करने वाले लोग आ गए, तो इनके लिए यही ठीक है और इन्हीं से हम तो यही नहीं है, तमाम देश भर में जितने राजे महाराजे हैं पुराने जमाने, सब तो भाजपा अपने पास रखे हुए हैं इस समय ज्यादातर। सब राजा उन्हीं के हैं, परिवार उन्हीं के हैं, राजा उन्हीं के, जो हम परिवारवाद के जो विरोध करने वाले हैं सारे तो उन्हीं के पास है ना? अब तो वो सिंधिया घराना भी लगभग पूरा पूरा समेट लिया उनने उधर से, है ना? सभी समेट लिया, अब तो वहां कुछ बचा ही नहीं। तो तो वही है आपको जी। जी, आपको क्या लग रहा है अभी जो सिनेरियो बन रहा है, क्या यहाँ भी अभी भी 19 की तरह मोदी फैक्टर रहेगा या जो ज़मीन पे कुछ हलचल हो रही है जैसे कि मूल निवास को लेकर है, जैसे कि अ, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेके है या भू कानून को लेके है। ये जो हलचल दिख रही है, ये क्या कहीं कहीं कन्वर्ट होगी या कहीं इसका असर दिख रहा है या केवल ये सोशल मीडिया हाइप है या है कुछ ज़मीन पे कुछ है मतलब हलचल? मनु, हम हिमालय क्षेत्र में बैठे हुए हैं और इसकी धरती के अंदर बड़ी ऊर्जा है, और हम अक्सर सुनते हैं कि इतने रिक्टर स्केल का भूकंप आया, इतने आया, तो छोटा-छोटा धीरे धीरे करके वो ऊर्जा बाहर निकलती रहती है। अब एक बड़ा भूकंप आएगा, ये भी हम वैज्ञानिक कह रहे हैं, वो बड़ा भूकंप अब कब आएगा पता नहीं। राजनीति में भी वही हाल है। ये फुटकर-फुटकर अभी जो देहरादून में रैली हुई थी, बहुत बढ़िया रैली थी। जो भूकंप को लेकर के, लेकिन उस भूकंप की वो हुआ, बड़ा-सा धमाका हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ नहीं बचा है मैदान में। उसको कंट्रोल ब्लास्ट करने की कुछ भाजपा ने की, पैरेलल कार्यक्रम रख करके, लेकिन कार्यक्रम अच्छा हुआ। थोड़ा बहुत हल्द्वानी में जाकर के बहुत उतना वो इम्पैक्ट उसका नहीं रहा। है उसको, अब धामी जी ने डिफ्यूज़ करने के लिए कह दिया कि नहीं साहब हम ला रहे हैं, हम ऐसा करने जा रहे हैं। वो कोई सन गिना देते हैं। तो ये सब वो खेल खेल रहे हैं, और ये डिफ्यूज़ करते रहते हैं इस तरह के को। तो ऐसी ऊर्जा ऐसी इकट्ठा हो नहीं पा रही मनु, कि जो इसको करे। और अगर ये ऊर्जा का विस्फोट होगा तो फिर तो उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही नहीं बचना चाहिए। क्योंकि दोनों ही इस उत्तराखंड की बदहाली के लिए बराबर के ज़िम्मेदार हैं। दोनों ही लेकिन कांग्रेस ने कम किया, भाजपा ने ज़्यादा किया, तो लेकिन विकल्प के तौर पे कौन है? अब देखिए, आपकी पौड़ी सीट से एक सज्जन दावा ठोक रहे हैं, प्रेम भवपंडी जी, पंडित कि जी, हमें आ जाओ पौड़ी के बस अड्डे पे बहस करने आ जाओ, ये करने। बढ़िया बंदा है, शास्त्र आंदोलनकारी पत्रकारिता के बैकग्राउंड वाला बंदा है, ठीक-ठाक कनेक्शन भी है। ये उनके साथ कौन है इस समय? यूकेडी के लोग, पूरे पुराने कुछ आंदोलनकारी जुड़े हुए हैं। कहाँ है कांग्रेस? वो आदमी मुद्दे तो सही उठा रहा है, बात सही उठा रहा है, लेकिन सही बात को सुनने वाले लोग हैं हमारे पास। उन उन हुँ, बातों पर कान देने वाले लोग हैं हमारे पास। लोगों के जी, कान में तो आजकल वही चल रहा है कि हुँ। मेरे राम जी आएँगे, पता नहीं क्या-क्या करके आएँगे। तो बढ़िया काम 2 कर दिया चीज़ें मोदी होती जी है ने। ना, एक शास्त्रीयता जी, जी। होती है, एक तमाशा शैली होती है, तो एक तमाशा शैली का दौर चल रहा है। उसका इम्पैक्ट उसी का इम्पैक्ट है। अब देखिए कितना बढ़िया खूबसूरती से आरएसएस ने काम किया है। आप पहाड़ के गाँव में जाएँगे तो गाँव-गाँव में कीर्तन मंडलियाँ बन गई हैं। जी, वही वो गा रहे हैं कि राम जी आएँगे वाला, अच्छा खूब चल रहा है, ढोलक बज रही है। और जब चुनाव आता है तो मैंने तो पिछले चुनाव में देखा, तो बाकायदा उनके लिए जो है कभी भगोने मिलते हैं, कभी उनको साड़ियाँ मिलती हैं, नोट-वोट भी मिलते हैं, और वो बहुत काम करती हैं वो महिलाएँ, है ना? तो उधर से उन्होंने बड़ा काम कर दिया, एक्स सर्विसमेन्स को उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से राष्ट्रवादी बना दिया, अपने अपने किस्म का राष्ट्रवादी बना दिया है। तो भाजपा ने इस ग्राउंड लेवल पे काम किया है भाई, बड़ा काम किया है। और तो जी, अगर ये सब चीज़ें रहेंगी, और अब तो राम जी वाला काम हो गया जी, राम जी का मोदी जी उँगली पकड़ के राम जी को भी ले आए उठा करके, तो अब तो कमाल ही हो गया फिर तो। तो जब इतना बड़ा कमाल हो गया है, तो इस कमाल में आपके जो क्रांति के बीज हैं, उनका क्या होगा? वो तो कुचल-पुचल जाएँगे बेचारे।
है ना? तो वो सब वैसे ही हो रहा है। मैं तो कई लेकिन बार इधर-उधर गया इनके साथ में, तो लेकिन क्रांति के बीच से सब चल रहे हैं, उसके लिए नई तरह के नए नैरेटिव, नई-नई चीज़ें, नए-नए प्रयोग मोदी जी की पार्टी कर रही है, तो वो हो रहा है। जी, मनोज। लेकिन उत्तराखंड में जो भी बड़ी चीज़ें हुई हैं, अब तक आप इतने साल से देख रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं मिली हैं। जब भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, क्रांति जिसे आप कह रहे हैं, वो हुई है, तो जी। उस मतलब वो हासिल किया है और लोगों ने लड़के ही पाया है। चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे शराब के खिलाफ हो या आप जो है स्टेट जो सेपरेट स्टेट हुआ, सब लड़के ही मिला है। बहुत चीज़ें लड़के मिली हैं। अब जो लड़ाइयाँ हैं, वो क्यों नहीं वो उस लेवल तक पहुँच पा रही है? वो नतीजे तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है? क्या कहाँ कमी रह गई? क्या ये नया दौर जो आया है सोशल मीडिया का या जो आपको दिख रहा है, वो क्या मतलब इससे कहीं असर पड़ रहा है उन लड़ाइयों में? मनु, बात आप बहुत सही करें, हमें जो कुछ भी मिला लड़के मिला। कुमाऊँ यूनिवर्सिटी लड़के मिली, गढ़वाल यूनिवर्सिटी लड़के मिली, ये राज्य हमको लड़के मिला। लेकिन ये मिला किसको? उन्हीं अवसरवादियों को के हाथ में चला गया। जो लड़े थे वो तो मर गए या अधमरे कर दिए गए, या फिर उनको खरीद लिया गया, या उनका कुछ और ऑपरेशन कर दिया गया। उनको नशा दे दिया गया, दारू पिला दी गई भई, ठीक-ठाक उनकी तो व्यवस्था कर दी गई, कुछ एडजस्ट कर दिए गए। तो ये आज भी स्टिल यही है। अब वो जो ये एडजस्ट हो चुके लोग, इस नई न ये जो वो उनकी संख्या ठीक-ठाक हो गई है, बढ़िया ढंग से हो गई है और उनके साथ में मुझे ये कहने में कोई गुरेज़ नहीं है कि उनको जो बाहरी प्रांतों के लोग, जो सचिवालयों में बैठे हुए हैं, जो विभिन्न विभागों में बैठे हुए हैं, जो शहर में, गाँव में, नदी के किनारे माफिया बनकर बैठे बैठे हुए हैं, वो प्रभावशाली है, उनका प्रभाव है। और हम जैसे पागलों को तो जो लोग दिखाई देते हैं ना, हम तो देखते हैं उन लोगों को जिनकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन वो कितने कम रह गए हैं। उनकी आवाज़ में असर कहाँ रह गया है? मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो उनकी आवाज़ में असर नहीं रह गए मनु भाई। और उसको मैं कह रहा हूँ, वो जो मैंने डिफ्यूज़ करने वाली बात की, तो वो डिफ्यूज़ करने वाली जो मशीनरी है, वो बहुत मजबूत है इस समय। बहुत मजबूत है इस समय। और इस समय जो एक बात तो मैं बात मानता हूँ, मैं मुरीद हूँ, मतलब मुरीद तो क्या कहूँ, मतलब एक बात को मानता हूँ उनको कि भैया कि बड़े ही कुशलता से उनने जो है कंट्रोल किया है चीज़ों को, अपने हक में चीज़ों को राजनीति अगर यही है तो उस राजनीति के वो माहिर खिलाड़ियों ने बड़े ढंग से कंट्रोल किया है। और जिसकी अपेक्षा आप और हम कर रहे हैं, वो अभी दूर, दूर, दूर खिसकती जा रही है। जी, मनोज। ये जो निराशाएँ हैं, ये इसका पहाड़ बड़ा ऊँचा होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये बताइए जी। 24 साल हो गए हैं लगभग हमको सेपरेट स्टेट हुए। अभी तक ऐसा क्या लगता है आपको कि स्थानीयता का सवाल जो है वो क्यों नहीं आप मतलब हमारे अफ़सर, हमारा सिस्टम, हमारे जो पहाड़ के वो हैं, ये क्यों नहीं हो पाया? जबकि पर्वतीय राज्य जो है ये 24 अगस्त 1994 को जो पास हुआ था उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1994 24 अगस्त को, उसमें साफ-साफ लिखा था पर्वतीय जो है विभिन्न इसकी जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, जिसकी जो आर्थिक, सामाजिक स्थितियाँ हैं, उसके मद्देनज़र ये सेपरेट स्टेट बहुत ज़रूरी है, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ था। तो 24 साल में जो स्थानीयता का सवाल है, जो मूल में जो है स्टेट के, वो सवाल क्यों नहीं मतलब अभी तक जो है उसपे आ पाए हैं मेन स्ट्रीम में? मनु, शायद इसलिए कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसमें हार गए हम बुरी तरह से। उसमें कांग्रेस जीतती है, भाजपा जीतती है। अब देखिए ना, ये मूल निवास का ही मुद्दा है। कांग्रेस अपोज़िशन में है। कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए था, जनभावनाओं को समझते हुए। लेकिन कांग्रेस में एक आदमी सपोर्ट सपोर्ट करता है, दूसरा आदमी जो उधम सिंह नगर वाला है, मेरा वाला, उसको तुरंत विरोध में भाजपा के पक्ष में खड़ा हो जाता है। तो ये पहली बार नहीं हुआ। विधानसभा में तमाम तरह के विधेयक आते हैं,
और वो विधेयक भाई त्रिवेंद्र सिंह जी ने जो ऐसी तैसी करी है उत्तराखंड की, उसमें त्रिवेंद्र सिंह से बड़ा उत्तराखंड द्रोही किसी को नहीं मानता हूँ इन राजनेताओं में। महान उत्तराखंड द्रोही मानता हूँ उनको, त्रिवेंद्र सिंह जी को। माफ करें त्रिवेंद्र सिंह जी हमको, जो वो भू कानून में जो उनने अपने अपने मन मर्जी करी। बोलो भाई खरीद लो जिसको जितना चाहिए। क्या हुआ? किसने विरोध किया? क्या हुआ विधानसभा में? तमाम कानून पैदा बन रहे हैं, सब कानून उन्हीं को सपोर्ट करने वाले। तो हमारे पास अब हम बाहर छुटपुट छुटपुट इकट्ठा होते हैं, बोले हम ये राजनीतिक तरीके से आंदोलन लड़ाया जाएगा, राजनीतिक आंदोलन करे। भाई राजनीतिक आंदोलन बनो तो, जो ये ताकतें हैं वो इतनी बिखरी हुई हैं, जो परिवर्तनकामी शक्तियां हैं वो बहुत बिखरी हुई हैं, उनमें भी व्यक्तिवाद का घुन लग चुका है। अब एक भाई अल्मोड़ा में बैठा हुआ है, उसको अपनी नेतागिरी चाहिए। एक भाई नैनीताल में बैठा, वो नहीं मैं ही तो नेता हूँ। कुछ बहनें उत्तराखंड यहाँ देहरादून में बैठे हुए, नहीं हम मैं ही नेता हूँ। बातें बहुत अच्छी करते हो। एक कॉमरेड भाई भी हमारा घूमता फिरता है, बोले मैं ही नेता हूँ। अबे तुम नेता हो ठीक है, मान रहे तुम नेता हो, लेकिन इकट्ठा होकर जो बात तो तुम एक जैसी कर रहे हो, एक मंच पे आ तो जाओ। नहीं आएंगे तो आगे कौन? आगे में। तो ये जो स्थितियां हैं, लेकिन जैसे ये जो मोहित टिमरी और वगैरह उनका जो एक्सपेरिमेंट था, ये दून वाली रैली का, उसने यार बड़ी उम्मीद जगाई। उस दिन मैं बहुत उत्साहित था, मैं उस रैली में था, मैंने उसको देखा तो बड़ी उम्मीद जगी थी कि बात भू कानून और उसकी नहीं, बात ये भी है कि आप एक संवेद स्वर में कुछ कह रहे थे। आप उस मोबिलाइज तो उत्तराखंड किया की, है, मोबिलाइजेशन बहुत बड़ी हाँ, मोबिलाइजेशन। आप उत्तराखंड की पीड़ा को बयां कर रहे थे समग्र रूप से। और वाकई इतने जख्म हैं इस उत्तराखंड में कि उस पीड़ा को बयां करना बहुत जरूरी है। बिना रोए कुछ नहीं होगा। रोएंगे, गुस्साएंगे, फिर गरजेंगे, फूटेंगे, ऐसा कुछ माहौल बनेगा, तब जाके कुछ होगा। तो कुछ मूव तो बना, और ऐसा बनेगा। मैं देख रहा हूँ कुछ थोड़ा सा हल्का हरकत छात्र में हुई थी, लेकिन फिर उसको आगे ले जाने वाला कोई नहीं हुआ। पानी डालने वाले एकदम एक्टिव हो गए। देखिए ना उत्तराखंड में अब मैं बहुत बढ़िया घटना नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में पर्वतीय छात्रों ने एक संगठन बनाया, हिमालयन वाला। अचानक पैरेलल एक संगठन खड़ा कर दिया गया। करने वाले कौन है? वही हैं जो सत्ता में है। उन्होंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पता नहीं कौन कौन राज्यों को मिलाकर के एक अलग नाम का संगठन छात्रों का बना दिया। वो राष्ट्रवादी है, पूरा राष्ट्र है। जब भी कोई बात उत्तराखंड की बात बोले, नहीं हम तो राष्ट्र, ऐसी तैसी यार, राष्ट्र के लिए तो मर जाओ तुम यहाँ पर। फौजी तुम्हारे मारे सब कुछ कर दो, राष्ट्र के राष्ट्र तो लिए। राष्ट्र तो राष्ट्र तो उपराष्ट्रीयताओं से ही तो बना है। हम भी तो उपराष्ट्रीयताएं हैं, हम भी सब नेशनलिज्म जो है, हमारा भी तो वही एक तो है भाई। उपराष्ट्रीयता है। राष्ट्र कोई ऐसी चीज तो है नहीं, कोई ढांचा तो है नहीं। राष्ट्र तो उपराष्ट्रीयताओं से बना है, छोटी छोटी उपराष्ट्रीयताओं से। वो बची रहेंगी तो राष्ट्र भाई बचा रहेगा। दुनिया की तमाम व्यवस्थाओं में ये उत्तराखंडी घुसा हुआ है। फौज सरहदों पर खड़ा हुआ है, सीना तान के। गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और तमाम, वो फौज में आते हैं, शहीद होते हैं। दुनिया मरने अग्रिम पंक्ति में मरने वाले यहाँ पर है। तो देश प्रेम का जज्बा तुम हमें पढ़ाओगे उत्तराखंड के लोगों को? वो तो पैदा ही उस जज्बे को लेकर के होते हैं। लेकिन उनके जज्बे को कि भाई नहीं हमें भी तो जीने दो यार, हमें भी तो सांस लेने दो, ये पेड़ मेरा है, जंगल मेरा है, कुछ कुछ वो अगर हम बात करते हैं यार, ये हिमालय है तो मेरा वजूद है, ये गंगा है तो मेरा वजूद है, ये जंगल है तो मेरा वजूद है, ये पशु पक्षी है तो मेरा वजूद है। मेरे वजूद को मेरे से जुड़े रहने दो, और मुझे अपने वजूद की बात कहने दो। समझो तो ये 4 लेन 6 लेन की बात तुम बात करते हो, वो 4 धाम रोड की बात करते हो, ऐसी तैसी कर डाली यार तुमने। तुम्हारे डेवलपमेंट की ऐसी तैसी और तुम्हारी भी ऐसी तैसी, तो और मार दिया तुमने हम यार, यहाँ उत्तराखंड को अधमरा कर दिया। एक बार मैं पूरा घूमा हूँ इस रास्ते में। तो ये तो नहीं है नहीं यार, कि आप बद्रीनाथ में लाखों लोगों को चढ़ा दो। क्या क्या होगा उस बद्रीनाथ का? क्या होगा उस केदारनाथ का? लाखों लोगों को चढ़ा दो तो एक बार में, तो क्या हासिल कर लोगे यार तुम हाथ दरक रहा है। अब एक नहीं, आपने 102 लैंडस्लाइड जोन बना दिए उस इस रास्ते में जा रहे हैं अब। पर वो क्या है, ऑल वेदर रोड, साला ऑल वेदर भूस्खलन रोड है वो। गई वो, जब देखो भूस्खलन, वहां देखो वहां।
तो क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट है विकास का? और सारे एक्सपेरिमेंट यही करोगे, यही तो 2500 डाम डाम सर के ऊपर बांध बनाओगे यार, क्या करोगे यार? तो ये मूर्खों की जो विकास नीति है, और तो उस विकास नीति में भी ये उत्तराखंड बलि का बकरा बन रहा है। तो जैसे मैंने कहा ना कि बहुत जख्म हैं जो जो उत्तराखंड को अपने अंदर महसूस करते हैं, वो लोग बहुत घायल हैं, इस महसूस करते हैं अपने आप को कि यार ये हो क्या रहा है इस प्रदेश के साथ में? ऐसा क्या कुकर्म कर दिया हम लोगों ने? सारे देवी देवता यार, उन देवी देवताओं के नाम पर तुम हमको मार दे रहे हो यार। तुम्हारे लिए वो देवी देवता थोड़ी है यार, तुम पिकनिक मनाने आते हो, सालों वहां दारू पी दो वहां बैठ करके। लेकिन हमारा तो प्राण जुड़ा हुआ, हमारी संस्कृति सब कुछ जुड़ा हुआ वहां से, है ना? तो सही बात। हम कहीं नहीं, हम किसी का मतलब भी नहीं। अब कह रहे भागो यहाँ से यार। आदमी को इतना इतना लालच देकर कुछ जमीन खरीद रहे हैं, उसका मकान खरीद रहे हैं, उसको भगाओ यहाँ से, जाओ भाई। कहाँ जाएगा यार वो? दिल्ली में आएगा, एक छोटा सा फ्लैट खरीदेगा बच्चे पढ़ाने के लिए। क्या हुआ उस जो जो उत्तराखंड बनाने के जो पहले के जो नारे थे, हर सब जब गांव हो गए, 1700 गांव भुसा हो गए, तब तुम्हारे सड़क पहुंच रही है वहां पर। क्या विकास है यार? तो ये इन चीजों पर, इन चीजों का गुस्सा तो मनु आए, कभी ना कभी फूटेगा ही। मैं बिल्कुल, वैज्ञानिकों से सहमत हूँ कि उत्तराखंड में एक बड़ा भूकंप आएगा। ऐसा नहीं, हद जी। होती है तो कुछ ना कुछ होता है फिर। तो हो तो रहा है, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय जी, से जी। कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये है सर हमारा आप आज का फील। जी सर मन। आप जो है आप हिमाचल में भी रहे हैं, अमर उजाला के संपादक रहे हैं, आप हिमाचल को आपने हिमाचल की राजनीति, समाज, वहाँ के जीवन, वहाँ के कल्चर, वहाँ की तमाम जो जितने मसाइल हैं, जितने चीज़ें हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं। आपने बहुत लिखा भी है हिमाचल के बारे में भी। हिमाचल को अगर हम कंपेयर करें उत्तराखंड से पॉलिटिकली, तो क्या हुँ। आपको लगता है कि यार ये चीज़ क्यों नहीं है यहाँ, या ये चीज़ वहाँ बेहतर है, या क्या आपको लगता है दोनों स्टेट को अगर आप कंपेयर करते हैं? देखिए मनु, जितना मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो क्योंकि आपने भी हिमाचल में काम किया है। आपने बाकायदा स्टेट ब्यूरो में रह करके काम किया, हिमाचल को बहुत अच्छे ढंग से कवर किया है। तो मेरे से ज़्यादा जानकारियाँ फील्ड की आप रखते हो। गट फील यही है कि देखिए हिमाचल जब बना, एक अलग राजनीतिक अस्तित्व मिला वहाँ के लोगों को, तो उस समय वाईएस परमार जैसे एक स्वप्नदृष्टा व्यक्ति था। उस समय तो सुखराम भी बहुत एक्टिव थे उस उनके साथ में। तो उन लोगों ने एक बुनियादी ढाँचा तैयार किया उस राज्य को डेवलप करने का। यहाँ कौन आए? नित्यानंद स्वामी, उनकी बला से। फिर आए भगत दा भग, कुछ मतलब नहीं, कुछ इधर से उधर। फिर आए एनडी तिवारी, वो नौछावी नारायण, उनको अपने नौछावी में है ना? फिर आया सपोड़े सपोड़ी, जी। कद का खेलू, है ना? फिर विजय बहुगुणा जी, कौन-कौन आए? आपदा। फिर हरीश रावत जी, क्या आप किस तरह से आए, कैसे गए? ये कहानी है ना यहाँ की राजनीति कहानी ये है। बुनियाद रखने वाला कभी मौका ही नहीं मिला। एक के बाद 10 बार मुख्यमंत्री आपने निपटा दिए, है ना? और उसके बाद कुर्सी दौड़, मेरी कुर्सी हिला-हिला के जो बैठे वो तो ये हो रहा है यहाँ पर। जो हिमाचल में जो शुरुआती वर्षों में काम हुआ, नौणी में एक व्यवस्था दी, पालमपुर में एक व्यवस्था दी। ओवरऑल हिमाचल में क्या चाहिए, उस पर काम हुआ। हॉर्टिकल्चर पे काम हुआ, एग्रीकल्चर पे काम हुआ। दूसरी बड़ी बात, वो जो कानून है, वो कानून हिमाचल का। यहाँ के लोग यही तो है ना, कम से कम उतना ही कर देते तब। अब साल करेंगे तो तब करेंगे जब सब कुछ बेच-बाच दोगे। कर रहे हैं, तब करोगे जब कुछ बचेगा नहीं। क्या फ़ायदा उसको तब करके? तो जो इच्छा शक्ति है, दूसरी एक और बात है मनु कि हिमाचल के जो आम आदमी है, वो भगोड़ा नहीं है यार, पलायनवादी नहीं है। हमारे उत्तराखंड में एक हम लोग पलायन करके उत्तराखंड में आए हैं और पलायन करने को आतुर हैं। कब ये आपने कैसे बहुत निकलूँ, सही। हुँ। हैं? तो पलायन करने को आतुर हैं। चलो सुविधा के लिए निकलो भाई। अब पहले मजबूरी थी। हमारा मुख्य जो नौकरी थी वो थी फौज, शुरुआत में जब हम छोटे-छोटे थे। तो उस समय हमारी जो सबसे ज़्यादा एक मनी ऑर्डर इकोनॉमी में
सबसे ज्यादा मनी ऑर्डर हमारे फौज से आते थे, पुलिस से आते थे, उधर से आते थे। अब बेचारे जो बाकी दिल्ली में गए, जो छोटे मोटे होटल में काम कर ले, कुछ किसी उसमें लग गए। तो वो पलायन उस समय रोटी के लिए पलायन हुआ, रोजी के लिए पलायन हुआ, और उसके बाद मजबूरियां बढ़ती चली गई। यार यहाँ भू बंदोबस्त हुआ ही नहीं, जमीनें ही नहीं बची हैं। कहने को हम बड़ी बड़ी भू कानून की बात करें, यार भू कानून कहाँ लागू करोगे? मनु, आपके पास कितनी नाली जमीन है, मेरे पास कितनी नाली जमीन है, मेरे चाचा भतीजे के पास कितनी नाली नाली जमीन बची है, और अगर हम मिल के बैठ के बंटवारा करने लगे तो हमारे पास कितनी जमीन बचती है? सरकार के पास कितनी जमीन है और उस जमीन का क्या हो रहा है? आपको सड़क बनानी है तो नाप जमीन पर, आम आदमी की जमीन पर, स्कूल बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन आम आदमी की जमीन पे अधिग्रहण करोगे। इंडस्ट्री बनानी है आम आदमी की के हिस्से की जमीन पर। तो भू बंदोबस्त आपने किया ही प्रॉपर ढंग से किया ही नहीं। एक छोटा सा स्टेट था, यहाँ जो आदमी रह रहे हैं वो कैसे रहेंगे, इस दिशा में सोचा ही नहीं है। 1960 के बाद सोच एक छोटा सा हुआ था, बाद अंग्रेजों ने किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया भगवान भरोसे यहाँ के लोगों को, जाओ लूटो पिटो भागो, और जो बचा को भेज दिया वहां बांदर गुणी सब है। बंदर पहुंच गया, सुअर पहुंच गया, जा भाई जाओ जाओ जाओ, खदड़ो इनको यहाँ से, पहाड़ियों को। बढ़िया जगह है, पिकनिक की जगह बढ़िया है, ऊपर हम तो कहीं तालाब बनाएंगे, कहीं झील बनाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, इनको भगाओ यहाँ से। अपने आप भागेंगे, जब जब पड़ेगी ऊपर से कुछ रहेगा नहीं तो अपने आप भागेंगे। ये व्यवस्था का नजरिया और आम आदमी की मजबूरी है ना। वो जो कर्मठ लोग वहां बसा करते थे उस इलाके में, कहाँ से कहाँ सब लेके जाते, वो उनकी कर्मठता खत्म। और अब तो गजब ही हो रखा है। अब तो लोग अपने रास्ते गांव की सड़क तक नहीं बना रहे। हम लोग तो श्रमदान से हमने स्कूल बनाए, तमाम स्कूल जो हमारे इंटीरियर में बने हुए हम लोगों ने श्रमदान से बनाए हुए, सारा कुछ किया हुआ। जी, तो अब कौन करता है? जो आदमी आएगी तो कुछ मिलेगा, हुँ, ये सब हो रहा है वहां पर। तो कुछ तो मजबूरियां हैं, कुछ व्यवस्था उन लोगों को बर्बाद कर रही है। मतलब पता नहीं ये साजिश कौन कर रहा है। लगता है कि ऊपर वाले भी साजिश साजिश में शामिल हो गया है। जो बर्बादी है उत्तराखंड की, उसमें सब चीजें अब ऊपर वाले को ऐसे रगड़ बगड़ मचा दे रहा है कई बार कि सत्यानाश हो जा रहा है। अब सर्दियां पहले सूखी, उसका फिर रगड़ बगड़। मौसम हुँ, परिवर्तन भी यही की मार यहीं पड़ रही है। तो हुँ, हुँ, कुल मिलाकर के देखो, ये हिमालय बहुत सेंसिटिव, बहुत फ्रेजाइल ज़ोन है, और यहाँ के लोग भी उसी तरह के हैं, उसी प्रकृति के हैं। तो इनको हैंडल विद केयर वाला कुछ कोई सिस्टम चाहिए था, ऐसे नेता चाहिए थी, ऐसी सरकार चाहिए थी, और हिमालय ऐसे ऐसी समझ चाहिए थी पूरी दुनिया को, यार हिमालय ये यहाँ के लोगों की प्रॉपर्टी, पूरे दुनिया के मतलब की चीज़ है। इसको संरक्षित किया जाना चाहिए, और इसका संरक्षण यहाँ के हिमालय वासियों से बेहतर और कोई नहीं करता। ऐसी सोच कुछ होती तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत अच्छी होती, लेकिन राजनीति में तो कुछ नहीं। अब मैंने बताया कि हमारे कैसे-कैसे नेता वो हो गए। कनक-खेलू के कई वर्जन्स तैयार हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो ये है मनु कुल मिलाकर के विडंबना उत्तराखंड की हमें इस बारे। हुँ। मैं आखिरी उसमें अब सम अप करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या जी। इस चुनाव से भी कोई उम्मीदें हैं या जैसा ढर्रा चल रहा है इतने साल से, ये हुँ। वैसे ही चलने वाला है? आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं मनु, इस चुनाव से तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। इस चुनाव में एक नौटंकी खेला-खेला होगा, और जी, कौन कैसा खेलता है ये देखेंगे, हम तमाशा देखेंगे। लोग ताली बजाएँगे, हम अपना सर पीटेंगे, जैसे कि पीटते रहेंगे। है ना? जी। मेरे जैसे लोग भाग तो अगर डूंगू मारा बुंड भरा बकन, ऐसा हाल होगा। और बाकी बाकी लोग ताली बजाएंगे, वाह 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 वाह। आज देख रहे हैं हमारे बिरादरों को, जो पत्रकार बिरादर हैं, वाह 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 वाह, सुरेंद्र जी, और फलाना जी, वाह जी वाह जी। ये पता नहीं ये लोग ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि शायद ये आखिरी चुनाव होगा जिसके बाद जब परिसीमन की बात आएगी, शायद परिसीमन 3-4 साल के भीतर, तो तब तो उत्तराखंड का तो जो पॉलिटिकल जो उसका जो भूगोल है, वो तो सब बदल जाएगा उससे। तो बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है इस लिहाज देखिए 2026 का जो परिसीमन होगा, उसमें जाहिर तौर पर जो आपने संसद का कायाकल्प किया है, उस एजेंडे में के हिसाब से उत्तराखंड में भी कुछ होना है। और उत्तराखंड में अभी अभी भी लैंसडाउन कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बड़ी हो चुकी है। तो वो वहाँ हो और विकट होता जाएगा पहाड़। ऐसे ही विकट होता जाएगा वहाँ का जीवन।
ऐसे ही दुर्गम होता जाएगा पहाड़, तो उसके बाद सिमटता आएगा मैदान में, और मैदान में छाछ हो जाएगी, क्या होगा? यही होगी लड़ाइयाँ। और जो पहाड़ के जो सरोकार हैं, जिस पहाड़ ये राज्य पहाड़ के लिए माँगा गया था साहब, पहाड़ी राज्यों के लिए माँगा गया था। ये हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए नहीं माँगा गया था, बात बहुत क्लियर हूँ इस बारे में। तो ये उत्तराखंड आज ये बताया कि अभी लेटेस्ट सर्वे है कि जो पर कैपिटा इनकम जो है, जो हरिद्वार की है, प्रति व्यक्ति आय 3 लाख कितना कुछ है, और चमोली की 90,000 कुछ इसमें है। तो लगभग जो वहाँ पहाड़ के आम आदमी की आमदनी 1/4 भी नहीं है, मैदान के आदमी के मुकाबले। ये सारे पहाड़ों का हाल है। तो हमने पहाड़ को धीरे और वो नीचे गिर रहा है। ये गैप बढ़ता जा रहा है। तो वो पर 26 के परिसीमन के बाद जो स्थितियाँ और खराब हो जाए, तब तो आपको राजनीतिक, हालाँकि पहाड़ में कोई नहीं है। सब के सब कूद रहे हैं यहाँ, भाज के आ रहे हैं यहाँ पर हरिद्वार में। हरक सिंह को हरिद्वार चाहिए, हरदा को हरिद्वार चाहिए, त्रिवेंद्र सिंह को हरिद्वार चाहिए, निशंक को हरिद्वार चाहिए। अरे सबको हरिद्वार ही आना है। जल्दी निपटने के मूड में साले ऊपर ही चले जाए। जैसे पता नहीं क्या जल्दी मची हुई, कहाँ जाने की, हरिद्वार से कहाँ जाने की, क्या रास्ता बना रहे हैं अपने लिए। सबको हरिद्वार आना है, हैं? सबको हरिद्वार आना है, और भी बहुत लोग हैं हरिद्वार आने की, हरिद्वार से लड़ेंगे साहब, पहाड़ छोड़ रहे हैं क्या सब। तो किसी को हरिद्वार आना है, किसी को नैनीताल जाना है। अब वो पता बात कर रहे थे अभी उनकी, जसपाल आर्य जी की। बोले यार अल्मोड़ा में तो आपके लिए समीकरण अच्छे हैं। बोले नहीं, नैनीताल ही ठीक है। ठीक है ना? तो पहाड़ चढ़ने में नेताओं को तकलीफ हो रही है, तो ठीक है, फिर यहीं पर देहरादून में कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ जाएंगी, शहर पहाड़ में तो सरकार को, विधायकों को ठंड लग गई थी उधर, गैरसैंण जाने का के नाम पे उनको ठंड लग रही थी वहाँ। हाँ, अभी देखिए ये सत्र वहां होना था, यहाँ हो रहा। एक मैंने देखा लुसुन टोटिया बैठा हुआ था वहां पर, कि सत्र होने वाला है। तो ये सब हो रहा है कि तो वहां लोग बैठे हो कि हाँ भाई सरकार जी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सरकार तो यहाँ उनका फुर्सत नहीं यार, हमको तो हम यही है। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाले लोग बाग हैं। इनसे क्या उम्मीद करें, क्या परिवर्तन होगा? ये अपना खेला खेलेंगे, नंगनाच करेंगे, और लोग तालियां बजाएंगे, और कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि 2024 में कोई परिवर्तन होने वाला। हाँ, दुरूह होती जाएंगी हमारे जो रास्ते, जो जिस उत्तराखंड की हम कल्पना कर रहे हैं, वो और हमें दूर दिखाई देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं बहुत आशावादी नहीं हूँ इस समय जीवन। तो पहाड़ और दुरूह होता जाएगा, परिवर्तन की उम्मीदें नहीं हैं। दिनेश जयाल जी का जो दर्द है वो आप सारे पहाड़ का दर्द उन्होंने आपसे साझा किया। जयाल जी बहुत-बहुत धन्यवाद, इतना समय आपने मुझे दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद भाई। अरे हमेशा आपके साथ हूँ।